आज हमारा विजिट हुआ है गंगो में और गंगो के पास एक गांव पड़ता है सांगाठेड़ा। जैसे ही हम सांगाठेड़ा से गुजरे तो मुस्तफा चौधरी की याद आई। वही मुस्तफा चौधरी जो हमारे बराबर में खड़े हैं, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मदारिस को लेके, मौलवियों को लेके, रूहानी लोगों को लेके कुछ आवाजें बुलंद की है। उनकी आवाजों से एक अवेयरनेस समाज में आई है और यही बड़ी अहम बात है, क्योंकि दिल्ली से लेकर इधर उत्तराखंड तक जितना भी मौलाना तबका है, जो मदारिस से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इनसे लगातार कांटेक्ट में है। अलग अलग तरह की इनके पास कॉल्स आती हैं। उसी मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और चौधरी मुस्तफ़ा एक ऐसी शख्सियत है जो रिपोर्टिंग की दुनिया में है, जो पत्रकारिता की दुनिया में है, लेकिन वो पेशा जो उनका है वो खेती बाड़ी है। ये पेशा नहीं है, बल्कि ये तो वो कौम की खिदमत के लिए और कौम के कुछ मुद्दे उठाने के लिए बात करते हैं। कई बार हमारी ऑफलाइन भी उनसे गुफ्तगू हुई है। हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरी कौम मदारिस और ख़ास तौर से इस तरह के रहनुमाओं से बात पर यकीन करती है, लेकिन उनमें जैसे जैसे हम लोग अंदर घुसे कुछ खामियां नजर आई। उन्हीं खामियों पर रोशनी डालने के लिए, रोशनी डलवाने के लिए आज हम उनसे जुड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्टीमेट ओपिनियन में। जी, आपका भी बहुत स्वागत। थैंक अ, यू। हम आपकी लगातार जो वीडियो देखते हैं, रिपोर्टिंग देखते हैं, तो मन हमारा भी किया। तो आपने जो मुद्दा चुना है, जो मदारिस को लेके, मौलानाओं को लेके, कुछ रूहानी लोगों को लेके, जो आप बार बार कुछ चीजें उठाते रहते हैं, तो इसके पीछे आप कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, कहाँ से मोटिवेटेड है, कहाँ से आपको ये सबक मिलता है? जब आदमी, जैसा कि आपने भी बोला, मदारिस, उलेमा, रूहानी लोग, तो हम सभी मुसलमानों का ध्यान एकदम ये जाता है कि भाई मदारिस एक अच्छी चीज़ है। उलेमा हमारे जो हमारी दीन की रहनुमाई करते हैं वो है, सब ये है भी यकीनन यही। लेकिन इनकी आड़ में कुछ लोग जो गलत लोग घुसे हुए हैं, मैंने उनकी गतिविधि देखी। और ये नहीं, मेरा कोई शौक नहीं था इधर आने का, इनको एक्सपोज करने का, लेकिन जब एक के बाद एक कुछ घटनाएं मेरे सामने घटी, तब मैंने ऐसा महसूस हुआ कि भाई इन गलत के खिलाफ तो बोलना चाहिए। और उसी नज़रिए से मैं बोलता हूँ, ना कि किसी मदरसे या उलेमा के। लोग मुझे थोड़ा समझने में चूक कर रहे हैं, बहुत सारे समझ भी गए हैं कि मैं उलेमाओं या मदारिस के खिलाफ नहीं बोलता। मैंने अब से भी करीब 2 साल पहले 2 शब्द दिए थे कि मैं मदरसों के, दारुल उलूम के खिलाफ नहीं बोलता, मैं पेटुल उलूम के खिलाफ बोलता हूँ। पेट्रोल उलूम, पेटुल उलूम, ये क्या होता है? जो सिर्फ पेट के लिए खोले हुए हैं दुकान। पेट्रोल। हाँ। और एक उलेमा, ये शब्द आप कहाँ से लेके आए हो? और एक है दूसरा, सुन लो पहले। एक है उलेमा, मौलानाओं को बोलते हैं, और एक होता है जुलेमा। मैं उलेमाओं के खिलाफ कभी ना बोला और न इंशाल्लाह बोलूंगा। और नहीं मेरी इतनी हैसियत है कि मैं किसी एक आलिम के खिलाफ बोल सकूं। लेकिन जुलेमा जो उलेमा की आड़ में जालिम बन करके गलत गतिविधियों में सम्मिलित है, दीन के से हट करके बात करता है, लोगों को गुमराह करता है, तो उसको मैं जुलेमा मानता हूँ। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूँ, ना कि मैं आलिम या मदरसों के खिलाफ। नहीं, बहरहाल वो लोग मदरसों से कनेक्टेड हैं, मदरसों से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने लोग, आपको कितना परसेंट लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर नहीं कर रहे कौम के लिए? मुझे इसकी जो लाइन खींची, जो डिसीजन मैंने इनमें किया, मोटा मोटा, जो खुद का व्यक्तिगत मदरसा है, मर्जी आई मेरी, मेरा खेत है 2 बीघे 4 बीघे, और मैंने नहीं तो मैंने किसी से परमिशन ली नहीं, मेरा जो रिकॉर्ड है पिछला मैं उसको देख रहा हूँ, और अपनी मर्जी से मैंने खोल लिया। किस लिए खोल लिया भाई? आप कौन है खोलने वाले? चंदे से आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, मालिक आप उसके खुद होंगे। और मुदर्रिस जो उनके यहाँ पढ़ाते हैं ना, जिनको उस्ताद बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, उन पर बेइंतहा जुल्म करते हैं। वो कैसा? वो ऐसा करते हैं, जो मदरसे का मालिक है, जिसने मदरसा खोला, वो लग्जरी जिंदगी जीता है, गाड़ी उसके पास होती है, एसी रूम उसके पास होता है, उसका अच्छा मकान होता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। मेरी तबीयत यहाँ खुश है, अच्छे स्कूल में पढ़े आपके बच्चे, आप मालदार बने, आप गाड़ी से घूमें, आप एसी रूम में अपना वक्त बिताएं, कोई गुनाह नहीं है, अमीर होने में कोई गुनाह ही नहीं है। लेकिन जो आपके वहाँ उस्ताद है, जो आपके मदरसे को चलाने
उसकी टीचर्स हैं जो मैन कड़ी है, उसको आप क्या देते हैं 5,000 रुपए, वो भी समय से नहीं देंगे। और उनके साथ फिर एक कंडीशन लगाएंगे कि आपको चंदा भी करना पड़ेगा, आपको अपनी तनख्वाह चंदे से निकालनी पड़ेगी। अब वो दर बदर भटकेगा, चंदा इकट्ठा करेगा, उसको ला के सौंपेगा। मेरे सामने ऐसे केसेज हैं ऑलरेडी, जो मुदर्रिस बोलते हैं कि भाई हमारा वेतन रुका हुआ है। तो यानी वो अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं मदरसे को देते हैं और उसी से अपनी सैलरी निकालते हैं। हाँ, वो भी उनको समय से नहीं दी जाती, नहीं दी जाती, सम्मानजनक नहीं दी जाती। तो ये तो शोषण कहेंगे इसको। ये शोषण है, खुला शोषण है। और ये शोषण जो झेल रहा है वो आदमी नहीं, वो इंसान नहीं है, वो गधा है। कोई भी हो, इसमें मैं हूँ, आप हैं, या कोई आलिम है, अगर खुद का शोषण आप झेल रहे हैं तो आप इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जो कुरान शरीफ वो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जिसके अंदर सामाजिकता भी है, इंसानियत भी है, और मतलब हर एक बेहतरी है, लेकिन उसी को पढ़ाने वाले और उसी को फिर उसी को सामने रखते हुए एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी उसका शोषण करते हैं। तो ये तो एक तरह से दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म है। रक्षक तब भक्षक, जब भक्षक बन जाए तो स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है। बाढ़ जब खेत को खाने लगे तो फिर खेत नहीं बचेगा। तो ये ग्राउंड लेवल पे आपको लगता है, ऊपर भी नजर आता है? ये तो नीचे से ऊपर तक है। ऊपर कहाँ कहाँ आपने विजिट किया है, जो अच्छे टॉप मोस्ट इदारे हैं इंडिया के? मैं आपको भी यही खड़ा खड़ा विजिट करा दूंगा, और जो दर्शक है वो भी खुद कर लेंगे। जहाँ जहाँ तक आपकी जानकारी है, आप सहारनपुर से हैं, आप शामली से हैं, आप लखनऊ से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप जिस भी कस्बे, जिस भी गांव, जिस भी शहर से हैं, और आपके नजदीकी जो भी इदारा है, बड़े से बड़ा इदारा है, आप अपना दिमाग घुमाइए और आप पता करिए कि जो अभी का मोतमिन आपके मदारिस में है, इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था। तो आप पाएंगे एक वंशवाद चला आ रहा है, जबकि कौम के पैसे से चलने वाले इदारे किसी की बपोती नहीं होते। उनमें जो है लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसा काबिल लोगों के अधीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा तो नाअहल है और जो मेरा मदरसा है और उसमें मेरे से भी पुराने लोग अगर हैं, वो अच्छे काबिल हैं, अच्छे डिग्रीदारी हैं, अच्छी सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए किनारे लगाया जाता है क्योंकि वे मोतमिन साहब के बेटे नहीं है। और मोतमिन साहब का बेटा नकारा है, जाहिल है, बेसुरा है, सब ऐब उसके पास है, लेकिन वो मोतमिन साहब का बेटा है। आप देख लीजिए 70-80% इदारों में ये मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा लोकतंत्र का कत्ल ये जो मदारिस हैं, इदारे हैं, जो मदरसे हैं, उनमें आपको नजर आता है? आप भी देखें, मैं खुद नहीं कहूंगा, आप भी देख लें। अगर ऐसा नहीं है तो शायद मैं गलत हूँगा। ये तो आप अपने नजदीक देख सकते हैं। अभी मजारुल सहारनपुर की मैं बात कर लूं, वहाँ के मोतमिन साहब का इंतकाल हो गया, अच्छे बुजुर्ग थे, उनकी सब इज्जत करते हैं। बेटा वहाँ पर उनके बाद कौन जानशीन बन गया, 20 साल का मात्र, जिसको दुनियादारी का भी नहीं मालूम। क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, यही तो थी ना उनकी क्वालिफिकेशन, कि वो मोतमिन साहब का बेटा था, जानशीन उसको बनना ही बनना था, जानशीन उसको बनना ही बनना था। देवबंद के कुछ मदारिस के बारे में भी कुछ रोशनी डालेंगे, वहाँ का कोई तजुर्बा आपके पास हो? नहीं, मैं किसी को नाम लेकर पर्सनल में किसी को कभी अटैक नहीं करता। मैं तो एक सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ नहीं, देवबंद एक ऐसा शहर है, ऐसा कस्बा है। नहीं, दारुल की अगर मैं बात करूं, वहाँ जहाँ से मतलब दारुल में सूरा कायम है, वहाँ जो भी फैसले होते हैं सूरा के जरिए लिए जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि एक विशेष खानदान का उसमें दखल रहता है। वो उस समय दिखा जब मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब को मध्यकाल में हटाया गया। अच्छा, दारुल में कोई खास तबका या खास खानदान कौन है जिसका पूरा का पूरा असर है? ये भी कहने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जानते, बहुत सारे। दारुल में मदनी खानदान का असर है, दखलंदाजी है। मैं बोल तो रहा, मौलाना गुलाम मस्तानवी को मध्य अवधि में उनको हटाया गया, किसके द्वारा हटाया गया सब तो जानते हैं। तो मदनी खानदान तो देवबंद में नहीं रहता, वो तो बाहर रहता है। नहीं, वो कहीं भी रहे, असर तो उनका है। अब मैं क्यों मदनी खानदान के खिलाफ आक्रामक हूँ, या आप मुझसे ऐसी तवक्को मत करिए कि मैं उनके खिलाफ ऐसी आक्रामकता करूं कि भाई मैं उसको झेल ना पाऊं। लोगों के आंखें हैं, दिमाग है। अच्छा, जैसे और मदारिस में आपने कहा कि उनका शोषण है, बहुत लोग लगातार मतलब 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, चाहे वो वहाँ पर रात को काम ना करें। सबसे बड़ा शोषण
अगर तालीमी इदारों में हो रहा है, ये वहाँ पढ़ा रहे मुदर्रिसों का हो रहा है, जो टीचर्स हैं, जो जो टीचर्स उस्ताद हैं, उनको जो उस्ताद टीचर्स हैं, जो जो बोलते बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, हैं, उनका शोषण है। और करने वाला मदरसे का मालिक है। तो उनके खिलाफ जब आवाज शोषण, कौन उठाएगा? आवाज उनको उठानी पड़ेगी जिनका शोषण हो रहा है। लेकिन वो तो उठाना नहीं चाहते। अभी आप मेरा मुस्तफा चौधरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के देख सकते हैं। अभी मैं अभी डाली नहीं, अभी डालूंगा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें एक मुदर्रिस ने अपनी विवता बताई कि उसका कैसे कैसे घर में उसके हालात हैं, और उसके जो मोहतमिन साहब हैं जहाँ वो पढ़ाते थे, और उनका वेतन नहीं दिया गया। अब मैंने उनको कहा कि भाई आप मेरे पास आइए, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। मेरा इरादा था वो मेरे पास आएगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसकी विवता सुनूंगा और लोगों के सामने पेश करूंगा। जिस मदरसे में वो काम करता था उसको कुछ शर्म लिहाज आएगी, लोग उसको कहेंगे और ये इसका वेतन देगा। लेकिन वो बंदा जो उसे समय रखा था, अब तक मेरे से उसने राब्ता नहीं किया। अच्छा, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहाँ शाही इमाम होते हैं, तो शाही इमाम का खानदान भी तो वंशवाद के तहत चल रहा है। ये आप शाही इमाम दिल्ली मस्जिद या देवबंद में न अटकें तो अच्छा है। मैंने कह दिया जो जहाँ रहता हो वो अपने आसपास नजर दौड़ा ले। हो सके बहुत सी जगह स्थिति सही हो, बहुत सी जगह आप, क्योंकि देखने वाले कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ अच्छा है, तो हो सकता है आपके यहाँ अच्छा हो। जिसके यहाँ नहीं अच्छा है, जिसके यहाँ वंशवाद चला हुआ है, वो खुद आंखें खोल लें। कोई भी अच्छी अच्छी बातें करके और कर्म उसके गलत हो तो वो अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, मरकज के बारे में क्या नजरिया आपका? दिल्ली मरकज मरकज के बारे में मेरा तो कोई नजरिया नहीं है। तबलीगी जमात जहाँ से निकलती है उस पे क्या सोचते हैं? उसकी बस कोई वीडियो आपकी नहीं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक लॉकडाउन की बात मैं आपको बोलूंगा। मौलाना साद साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े उलेमा हैं, हमारी औकात नहीं उनके खिलाफ बोले। लॉकडाउन में जिस तरह सरकार ने मुसलमानों को बदनाम किया, जलील किया, खास तौर से जमात के बहाने, जमात के बहाने पूरा मुसलमान टारगेट हुआ है। जो खेत में मजदूरी करता था, अगर वो हिंदू के यहाँ मजदूरी करता था तो उसको दूसरी साइड में मजदूरी करने के लिए लगाया गया। अगर वो गन्ना छील रहा था ना किसी का, कि आप उधर से छोलें, ये वीडियो आई है बाकायदा। मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखा गया कि ये कोरोना फैला रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं पता कि जमाती कौन से हैं और ये खेत में मजदूर कौन है, कि जमात ने कोरोना फैलाया। मौलाना साद भगोड़ा, आतकी मौलाना साद, जमाती गुंडे, जमाती जाहिल, तमाम शब्दों से नवाजा गया। एक पूरी, ये बोलते हैं कि ये जो निजामुद्दीन मरकज है ये पूरी दुनिया का है, ना कि इंडिया का, जमात के लिहाज से। अब एक पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला जमात का एक शख्स, एक पढ़ा लिखा उलेमा, जिसका इतना रुतबा हो, इतनी इज्जत और इतना सम्मान हो, और मुसलमान उसके बहाने जलील रुसवा हो रहा हो, और मौलाना साद खामोश रहे हूँ, वहां से अंडरग्राउंड हो गए हूँ, अंडरग्राउंड रहे हूँ, एक भी कोई स्पीच उनके ना आई हो 4 महीने तक। 4 महीने तक। ये सोचने का विषय है, अफसोस की बात है। ये सिर्फ हम भावनाओं में बह करके कि अल्लाह वाले, ठीक है, वो एक अलग है, वो एक अलग जगह है, उनका जो मुकाम है अल्लाह के नजदीक, जो उनका कद है उसको हम नहीं घटा सकते। वो अल्लाह को कितने प्यारे हैं, कितने सच्चे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या बतौर दुनिया में हम हयात हैं, जिस आप दुनिया कहते हैं कि ये तो आंख बंद होने तक है, लेकिन आंख बंद होने तक भी तो रहना है ना यहाँ, या इसको ऐसे ही छोड़ दें? मौलाना साद का इतने समय तक मुसलमानों को तने तना छोड़ देना, कोई भी बयान ना आना, ये मुझे तो बहुत खला। बट बोले तो इस पर आपको क्या लगा है? वो 4 महीने जो अंडरग्राउंड रहे, क्या वो ऐसा था अंडरग्राउंड रह सकते थे, या इसमें भी उनकी कोई पॉलिसी थी? सरकार किसको नहीं खोज सकती। मान लिया सरकार थी तो 4 महीनों तक क्या सरकार से भी ओझल हो सकते थे वो? कोई 3 दिन जमात में लगा करके 3 महीने पहले भी आया था ना, उस समय उसको भी पुलिस ने ढूंढ करके डिटेन सेंटर में डाला था। लेकिन मौलाना को क्यों तलाश नहीं कर पाए? उनको वो बाइज्जत बरी हुए, फिर बाइज्जत तो बरी सभी हुए, लेकिन उनको कोई बाल बांका नहीं हुआ। तो इसके पीछे कुछ हो भी सकता है, मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता है। इतने देखो, मौलाना साद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। लेकिन जो
अभी एक कोई अरब कंट्री में एक महिला को फांसी की सजा हो गई थी, फरमान हो गया था उनको, हाँ, लेकिन हाँ। एक मुफ्ती साहब ने भारत के यमन में दखलंदाजी की और उनकी फांसी को रुकवा दिया। यहाँ के मौलाना थे वो। यहाँ के मौलाना थे वो एक मतलब वो शख्सियत नहीं थी जो मौलवी साहब थे। मौलवी साहब उससे बड़ी शख्सियत है, बड़ी है, वो चाहते मौलाना साहब अगर चाहते तो मुसलमानों के ऊपर जो ये जलालत का धब्बा लगाया जा रहा था ना, उसमें भी इंटरफेयर कर सकते थे। तो फिर तो आप ये कहना चाहते हैं कि मौलवी साद जो है ना कहीं सरकार के प्रोटेक्शन में थे। मैं नहीं कहना चाहता, लोग खुद कयास क्या है एक ऐसे नहीं, तस्वीर साफ है। आप इतने कद के आदमी होकर तने तना कैसे छोड़ सकते हैं अपने शुभचिंतकों को? तो जो दोबारा फिर एक तरफ तो ये कहते हैं ना कि रहबर को आगे आगे चलना होता है ना, जो कप्तान होता है, जो जनरल कर्नल होता है, वो अपनी टुकड़ी के जो पहले जो राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, तो आगे आगे कौन चलता था? जनरल कर्नल कमांडर राजा उससे पहले चलते थे ना, ताकि सेना का हौसला बना रहे। अगर वो भाग जाता था तो सेना पस्त। यहाँ जो है कमांडर ही नहीं दिखाई दिए। लेकिन वो तो तबलीगी जमात से जब कभी बात हुई तो उनको तो कोई शिकायत नहीं ना, इस तरह के सवाल अगर करते हैं तो उस पे खामोश हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे जो मुस्लिम में बुद्धिजीवी लोग लगते हैं जो इन चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनसे मुख्तलिफ क्यों नज़र आता है जो दूसरे लोगों को नज़र नहीं आता? दूसरे लोगों को ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि एक उस्ताद का वेतन नहीं दिया गया और उसने फ़ोन पे मेरे से यहाँ तक कहा कि मेरे घर के हालात, क्योंकि मेरा कोई दूसरा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है और मेरे घर में खाने तक का सामान नहीं है, आपके पास तक आने के लिए मेरे पास बाइक नहीं है। उसकी लाचारी मैं समझ सकता हूँ और मैंने उससे कहा कि जैसे भी कैसे आप मेरे तक आ जाइए। उससे ज्यादा पीड़ित मैं तो नहीं था ना। अच्छा, जो जहाँ वो जॉब करते थे इनके मदरसे में, वो तो आपके पास आए हैं, तभी तो ये पोल खुली ना। वो उनका क्या स्टेटस था जब आपके पास आए? किस स्टाइल में आए थे? मतलब उनके मुदर्रिस के पास आने के लिए साइकिल तक नहीं, बाइक तक नहीं, कुछ नहीं, तो उनके पास क्या था ये भी बताइए। मैंने उनका फोटो डाला था फेसबुक पे और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ मैंने हजरत एक फोटो खिंचाते हैं, उन्होंने तो ये समझ के मेरे साथ फोटो खिंचवाया कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है और अच्छा है भाई, बड़े लोगों के साथ खिंचाते ही हैं फोटो। मैंने खिंचवाया। मैंने फोटो में अगर ध्यान देखेंगे मुस्तफ़ा चौधरी के नाम से फेसबुक आईडी है। अच्छी गर्मी खासी हो रही है आजकल, ऐसी बात नहीं कि ठंड है, अच्छे लिबास में और फिर ऊपर से कोटी और ये रमाल वमाल वो सब। और जो आए थे, मेरी 1 बजे मैं सो रहा था अपने घर और उन्हें गेट की कुंडी खड़काई, मैं उठा तो 2 शख्स थे। मुझे जी कि हजरत बुला रहे आप, गाड़ी में बैठी एसी में? हाँ, करीब 20-30 मीटर हजरत से मुलाकात करने में होंगे कोई हजरत, चलो मिलते हैं। जब घर आए तो देखा कि हजरत पिछली सीट पर जो है आराम फरमा रहे हैं, टेक लगाए हुए। ठीक है भाई, बुजुर्ग होंगे, कोई दिक्कत है होंगे, लेकिन वो करीब ऐसे होंगे 55 साल की उम्र के। फिर मैं कहा जी हजरत, वो मेरे कहने से फिर गाड़ी से उतरे और बाकायदा सीट खिड़की दूसरों ने खोली, बैठे मेरे पास करीब 3 घंटे हो रहे। और 3 घंटे की गुफ्तगू में मैं ये सोच रहा था कि या खुदा, अगर ये हमारे रहबर हैं तो हम किधर जाएंगे। उस बंदे ने मेरे से खुद बताया कि मैं 76 में 1976 में ना 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 वो गलत बोल गया मैं। 76 धारा होती है, 376 बलात्कार की, कि मैं 10 महीने उसमें भी अंदर रहे। कुछ बात ऐसी हो गई थी तो वो कहने लगे कि मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से, किसी और मतलब मेरी कोई नहीं थी, वो किसी संबंध में बता रहे थे। और मैं तो 376 में 10 महीने काट चुका हूँ। एक मदरसे का मालिक मोहतमिन ये खुद बता रहा है और उसने ही मेरे से बताया कि यहाँ सवाल ये उठता है कि वो इतनी ऐशो आराम और बढ़िया जिंदगी, उसके मुदर्रिस के हाल ये, जबकि वो कुरान शरीफ में पढ़ते और पढ़ाते हैं कि सबके साथ बर्ताव बराबर हो और आपके जो आप खाए वो आपका पड़ोसी भी खाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो प्रैक्टिकली होना चाहिए कुरान शरीफ के मुताबिक। तो ये जो लब्बो लुआब है, ये पूरा जो माहौल बना हुआ है, कहते हैं कि सरकार इतनी सख्त है मदरसों को लेके, ये लोग लेके, तो ऐसे तो फिर सरकार तो है जिम्मेदार हो ही नहीं सकती इसमें। मैंने जो भी आवाजें उठाई हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मैंने कभी भी नहीं तो पास्ट में नहीं
फ्यूचर में मैं ऐसा काम करूंगा कि मैंने किसी अच्छे उलेमा को, अच्छे मदारिस को बदनाम किया हो। नहीं मेरा बदनाम करने का उद्देश्य कोई है, नहीं मुझे इससे कोई लाभ है। और जो गुंडों की ऐसे लोगों की मैं अगर पोल खोलता हूँ तो मौलाना लोग मेरे से ये कहते हैं, जिनको बहुत सारे लोग अच्छे मानते हैं कि मुस्तफ़ा भाई आपकी सारी बातें सही हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन माहौल देखिए, सरकार देखिए। मेरा ये जवाब होता है, मैं मानता हूँ और मैंने वीडियो भी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, इससे पहले की भी सरकारों में हुआ है अलग अलग तरीके। जो आज 20 साल बाद मुसलमान अगर कोई बाइज्जत बरी हो रहा है तो वो 20 साल बाद बाइज्जत बरी हो रहा है, तो 20 साल पहले उस पर झूठा मुकदमा लगाया गया था, तब किसकी सरकार थी? अब इससे आकलन कर लीजिए। ठीक है, आज बहुत सारा भेदभाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी टांगे काट रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी गर्दनें काटोगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी हम सरकार से नहीं टकरा सकते तो हम अपने अंदर के जालिमों से तो टकरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके घुटने काट रही है तो आपको गर्दन काटने की इजाजत किसने दी? ये अपने लोग हैं जो काट रहे हैं, ये अपने काट तो रहे, दिख तो रहे हैं। तो अब मुसलमान किधर जाए? मुसलमान के पास जो मजहबी रहनुमाई है वो खत्म हो चुकी है, जो मजहबी रहबरी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आज वो दोहराए पे खड़ा है अनाथ की तरह, तो अब वो किसका दामन पकड़े? जाएं तो किधर जाएं? एक तरफ दरिंदा है और एक तरफ शिकारी है। मैं उसको पिरो नहीं पाया, शेर है मंजर भोपाली का। जाएं तो हम किधर जाएं? क्या विचार, क्या सोचना चाहिए अब इनको, मुस्लिम को किसको रहबर बनाना चाहिए? मुस्लिम कभी सोचेगा नहीं, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि सोचेगा। इनकी सोच को संकुचित कर दिया गया। और ये मुस्तफ़ा चौधरी जो बड़े मतलब नरम दिल भी हैं और इस्लाम को लेके बहुत मुखर भी हैं, चीज़ों को सच्चाई से बयान करते हैं, सच कहते हैं। बस शर्त है कि उनके इस जैनविन नज़रिए को समझना, क्योंकि वो ना मज़हब के खिलाफ है ना इदारों के खिलाफ है, लेकिन मज़हब और इदारों में पनपते अत्याचारी और जुल्म और सितम और उनका शोषण करने वालों के वो खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं।